सिल्वर ईटीएफ्स के साथ साथ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चेयरमैन हर्ष रुंगटा जी। हर्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू संदीप। हर्ष सर, आज हमारा जो स्पेशल पैकेज है वो सिल्वर ईटीएफ्स के ऊपर था, तो मैं पहला सवाल आपसे सिल्वर ईटीएफ्स के ऊपर ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि हाल में हमने देखा कि सिल्वर ईटीएफ्स के कुछ एनएफओ भी आए हैं। सिल्वर ईटीएफ्स में निवेश करना क्या सही है? अगर हाँ, तो इसमें किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए? ऐसे फंड के एनएफओ में निवेश करना सही है या फिर कोई पुरानी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें? दोनों का एक कंपैरिजन भी बताइएगा सर प्लीज। तो सबसे पहले तो ये है कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं। ईटीएफ तो एक जरिया है। ईटीएफ हो चाहे फंड हो या वो उसका एनएफओ हो चाहे एग्जिस्टिंग स्कीम हो। तो आई थिंक द जो ज्यादा बड़ा निर्णय है वो ये कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं, और अगर होना चाहिए तो कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो ये सारी हमारा कम से कम ये मानना है कि ये एक प्लान के मुताबिक होना चाहिए। और प्लान में दो तीन चीजें ली जाएगी कि आपके उद्देश्य क्या है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो उद्देश्य कब चाहिएगा, कब पैसे वो चाहिएंगे, कितने चाहिएंगे उस समय। आ, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आज कितने हैं, और इस जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में कितना जोड़िएगा आप ठीक है। बीच में। ओके। और आपकी जो रिस्क लेने की एबिलिटी और कैपेसिटी, दोनों ही चीज। एबिलिटी वो है कि जो इन्नेट है, जो आप रिस्क, कोई लोग ज्यादा ले सकते हैं, कोई लोग कम ले सकते हैं। और कैपेसिटी ये है कि अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं या समय ज्यादा है तो आप शायद ज्यादा रिस्क ले सकते हैं रिलेटिव टू दूसरे लोगों के रिलेटिव रिलेशन में। आप ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है। इन सब चीज को एक जगह पे प्लान करने के बाद आप ये नक्की करेंगे कि डोमेस्टिक इक्विटी में कितना पैसा लगाएंगे, फिक्स्ड इनकम में या डेट में कितना लगाएंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में कितना लगाएंगे, गोल्ड में कितना लगाएंगे, या गोल्ड, या उसी श्रेणी में आता है फिर सिल्वर। तो टिपिकली इसको हम असेट एलोकेशन कहते हैं। तो आई थिंक चूजिंग सिक्योरिटी से पहले असेट एलोकेशन आता है, असेट एलोकेशन से पहले पूरा ये प्लान आता है। जब आपने चूज कर लिया कि वैल्यूएबल कमोडिटीज या अदर एसेट क्लास में आप पर्टिकुलर प्रतिशत लेंगे, और टिपिकल हम ये कहते हैं कि 5 से 10% डिपेंडिंग ऑन जो ऑल द फैक्टर्स जो मैंने मेंशन किया, वो आप चाहे गोल्ड हो या फिर चाहे सिल्वर हो, आई थिंक श्रेणी वही होती है। और गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करने से एडवांटेज ये है कि आप उन दोनों के बीच की भी रिलेशनशिप थोड़ी सी अनरिलेटेड है, तो एक दूसरे का हेजिंग उसमें भी होता है। तो थोड़ा आप उसमें पहले से आप डिसाइड करिए कि कितना गोल्ड लेंगे और कितना सिल्वर लेंगे। ये डिसीजन और लेने के बाद द अदर थिंग इज कि ये तुरंत नहीं बिल्ड करना चाहिए, एज अ लंपसम नहीं बिल्ड करना चाहिए इसको। चूंकि बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, इसके लिए इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत लीजिए। तो ठीक है। उसमें ईटीएफ में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट टिपिकली हर ईटीएफ के पीछे एक फंड मिलेगा जो उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। ओके। तो उसमें आप सिप कर सकते हैं। तो दैट इज द क्रमबद्ध जिसे कहते हैं एक एडवाइस है कि पहले प्लान बनाइए, प्लान के तहत एसेट एलोकेशन कीजिए, एसेट एलोकेशन के तहत आप नक्की करेंगे कि सिल्वर में कितना करना है अगर करना है तो, और फिर उसमें सिक्योरिटी सेलेक्ट करिए और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। चलिए, तो बहुत डिटेल में हर्ष सर ने आपको बता दिया है कि किसी भी एसेट क्लास में जब आपको निवेश करना है तो पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, पहले अपना प्लान बनाइए,
फिर एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए, फिर आप उस एसेट क्लास में जाइए कि आपको कितना निवेश किसी एसेट क्लास में करना है। तो पूरा ब्यौरा आपको समझा दिया गया है। और उसमें भी अगर आप किसी ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो एक अच्छी बात, एक नई बात जो हमें हर्ष सर बता रहे हैं कि ईटीएफ्स में भी आप एसआईपी की रूट से, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन जो जिस फंड के जरिए आप किसी एटीएफ में जा रहे हैं वो आपके पैसे को एसआईपी के जरिए सिस्टमैटिक तरीके से अगर निवेश करता है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि सिल्वर हुआ या गोल्ड हुआ, जिसकी बात अभी हर्ष सर कर रहे थे, वो कमोडिटीज इनका नेचर ही है कि वॉलेटाइल होते हैं। तो उस लिहाज से आप एक साथ पूरा पैसा ना लगाइए, धीरे धीरे करके आप सिस्टमैटिक तरीके से उस एसेट में पैसा लगा सकते हैं। सर आपने गोल्ड की बात करी, मैं गोल्ड के ऊपर आऊंगा, लेकिन चूंकि हम पहले एनएफओ की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने देखा है कि सेबी का जो एम्बार्गो खत्म हुआ है उससे जुलाई से तो जैसे म्यूचुअल फंड्स के न्यू फंड ऑफर की बरसात सी आ गई है। हर दिन औसतन एक नया एनएफओ आ रहा है। तो पहला सवाल आपसे ये है कि निवेशकों को किसी एनएफओ में पैसा लगाना चाहिए या पुरानी स्कीम्स में पैसा लगाना ज़्यादा ठीक है? मेरा, जैसे मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर तो मतलब कोई एनएफओ या पुरानी स्कीम से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उस समय में आपको इन्वेस्ट करना है ठीक है। और आपको ये लगता है कि पर्टिकुलर एनएफओ आई है, वो करेगी, उसके लिए बेटर है, तो आप उसमें करिए। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई रीजन नॉर्मली नहीं होता है एनएफओ को चूज करना। तो और स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक डेट या डोमेस्टिक जो फिक्स्ड इनकम है इसको छोड़ दें, तो एक एक मुश्त पैसा लगाने का एडवाइस हम कभी नहीं देते, चाहे डोमेस्टिक इक्विटी हो, चाहे इंटरनेशनल इक्विटी हो, चाहे गोल्ड या सिल्वर हो। तो अगर एक मुश्त नहीं लगाना है तो वो एनएफओ तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट के काम आएगा, बाकी तो आपको पूरा पुरानी स्कीम में ही करना पड़ेगा। तो सीधा जवाब उसका यह है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में देर इज कोई रीजन नहीं है एनएफओ को प्रिफर करना, अनलेस आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस की ही स्कीम में डालना है और वही पर्टिकुलर टाइप की स्कीम में डालना है, ये प्लान के मुताबिक, तब वो एनएफओ काम करेगा। वरना देर इज कोई रीजन नहीं है एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको उसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, उसी के साथ जाना है और पर्टिकुलर जिस तरह की वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उस तरह की स्कीम में आपको पैसा लगाना है, तो आप एनएफओ को चुनिए। वरना आपकी जो पुरानी स्कीम है, जो रेगुलर स्कीम्स हैं, उन्हीं में ही आप निवेश करिए, आपके लिए बेटर है। वैसे भी एक साथ पैसा लगाने की राय सर कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं दी जाती है। सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में ओवर अ पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी आप लगा सकते हैं। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा सवाल ये है कि अगर एनएफओ में पैसा लगाना हो तो ऑफर दस्तावेज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चाहे कोई पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है या कोई जो नया इन्वेस्टर अगर किसी एनएफओ में निवेश करना चाहता है, तो ऑफर डॉक्यूमेंट जब वो देखता है तो किन चीजों को देख के किसी एनएफओ को चुनना चाहिए? सो फ्रैंकली संदीप, अगर मैं बोलूं तो ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़िए, बट प्रैक्टिस में मुझे उस इन्वेस्टर से मिलना है जिसने ऑफर डॉक्यूमेंट एक्चुअली पढ़ा है। ठीक है सर। ओके, तो आई मीन ये कहना, इसका जवाब ये देना कि आप ऑफर डॉक्यूमेंट पे किन बातों पे ध्यान दें, तो मेरे हिसाब से मेजर चीज जो है, अगर आप असेट एलोकेशन सही कर रहे हैं तो आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए एडवाइजर होते हैं जिनको आप चुन सकते हैं। एक नॉर्मल ले इन्वेस्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो 25 स्कीमों के ऑफर डॉक्यूमेंट्स देख के फिर चूज करेगा कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, आई थिंक इज आस्किंग फॉर टू मच। तो मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी आम निवेशक के लिए ये आसान नहीं होता कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, जैसे ज़्यादातर कहा जाता है कि आपको पढ़ना चाहिए फिर किसी एनएफओ में निवेश करना चाहिए, उसके लिए मुश्किल होता है। तो एक एडवाइज़र, एक जो एक्सपर्ट है, उसकी राय लेकर आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। ये एक बेटर मेथड है, अच्छा जरिया है जिससे आप अच्छा मुनाफा या अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, प्लीज सर, प्लीज प्लीज थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखना है तो आप रिस्क प्रोफाइल देखिए। ठीक है। ओके, और वो क्या चीजों में इन्वेस्ट करेंगे,
वो देखिए, मतलब उसमें हर ऑफर डॉक्यूमेंट में ये दिया होता है कि क्या टाइप के इन्वेस्टमेंट्स वो करेंगे। तो आई थिंक दैट इज द की। ओके, रिस्क प्रोफाइल क्या है? ओके, जो या सॉरी 6 स्ट्रक्चर्ड प्रोफाइल्स है, रिस्क प्रोफाइल्स हैं, और क्या टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे ख्याल से द ब्रोशर इज अ बेटर तरीका, क्योंकि उसमें ये संक्षिप्त में दिया होता है, और संक्षिप्त में देखने की वजह से आप उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना तो वैसे एक मुश्किल की बात है किसी भी आम निवेशक के लिए, लेकिन हर्ष सर हम ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें फिर भी आप देख लीजिए, एक तो रिस्क प्रोफाइल, और दूसरा आप ये देख लीजिए कि जिस एनएफओ में आप पैसा लगा रहे हैं वो आपका जो पैसा उनके पास पहुंचेगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को आप कम से कम ज़रूर देख लीजिए, फिर उसके बाद किसी भी नए एनएफओ में आप निवेश करने के बारे में या उसे ऑप्ट करने के बारे में अपना फैसला ले सकते हैं। सर हम देख रहे हैं कि एक तरफ सिल्वर ईटीएफ से जुड़े एनएफओस लॉन्च हो रहे हैं, पर इसके विपरीत जो गोल्ड ईटीएफ्स है उसमें लगातार 4 महीने से आउटफ्लो होता हुआ दिख रहा है। क्या बड़ी वजह है सर इसकी? तो ये तो मतलब समय समय का, आई मीन, जब इन्वेस्टमेंट किसी को, गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती हैं, उसके हिसाब से डिमांड एब और फ्लो होता है। तो कोई समय था जब गोल्ड में बहुत पैसा आ रहा था, ईटीएफ्स में भी आ रहा था, फंड्स में भी आ रहा था। जो फंड में आता है वो अल्टीमेटली ईटीएफ में ही आता है, तो जी। काफी पैसा आ रहा था। अब जा रहा है नया ईएफओ, नया एनएफओ सिल्वर में इसलिए आ रहे हैं कि पहले सिल्वर अलाउड नहीं था, अच्छा। सेबी ने अभी अलाउ किया है, ठीक है। और इसलिए इसको क्रिएट करने के लिए अब एनएफओज आ रहे हैं। और चूंकि बेस कुछ नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि नया इन्वेस्टमेंट सिल्वर से, ऐसा नहीं है कि गोल्ड से निकल के सिल्वर में जा रहा हो सकता है थोड़ा सा गोल्ड से निकल के सिल्वर में जा रहा हो, बट उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो गोल्ड, जैसे पहले भी हर्ष सर हमें बता रहे थे, कोई भी कमोडिटी अगर होती है तो वो वॉलेटाइल होती है, यानी कि उतार चढ़ाव होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक समय गोल्ड ईटीएफ्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा था, अब आउटफ्लो हो रहा है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। जहाँ तक सिल्वर ईटीएफ्स की बात है, चूंकि अभी ही सेबी की ओर से इसको मंजूरी मिली है, इसलिए आप देख रहे हैं कि कई सारे आपको सिल्वर ईटीएफ से जुड़े हुए जो एनएफओस हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ से जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो पैसा रेस करते हुए दिखेंगे आपको।